नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे देश की नब्ज पर रखिए हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट, कहां मिल रही है महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों का घोटाला। विवादों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय ने आज बड़ी कार्रवाई की और भारतीय कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह ने जल्दबाजी में गोंडा में कुश्ती की अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ऐलान किया। ये ऐलान पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना ही आयोजित करने का इसका फैसला लिया गया था। साथ ही प्रतियोगिता करने की घोषणा नियमों का पालन किए बिना की गई, जिसके बाद कुश्ती संघ को निलंबित किया गया। साथ ही अगले आदेश तक सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 3 दिन पहले ही कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए थे। बृजभूषण शरण के खिलाफ महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण जैसे मामले दर्ज हैं और उनके करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के बड़े फैसले के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती संघ के रोजमर्रा के कामकाज को देखने के लिए एक अस्थायी पैनल बनाया जाए। नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना बता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए। तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें, जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े। बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गए उनके नहीं रिश्तेदार की बात जो उन्होंने कहा है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा। करीबी का जो आरोप लग रहा है, मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? दोस्ती का रिश्ता होता है, बातचीत का रिश्ता होता है। ये तो रिश्ता था उनसे। बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूँगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली खबर, राजस्थान में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का दावा करने वाले प्राइवेट स्कूलों का बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य के कई स्कूलों में उन बच्चों के नाम पर शिक्षा विभाग से पैसे लिए जा रहे थे जो सालों पहले स्कूल छोड़ चुके थे। शिक्षा विभाग के ऑडिट में ये पूरा मामला पता चला है। इन स्कूलों ने शिक्षा विभाग को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब 400 से ज्यादा स्कूल जांच के दायरे में हैं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी पड़ती हैं। स्कूल इन बच्चों से फीस नहीं लेता, बदले में सरकार इन स्कूलों को पैसा देती है। राजस्थान के जोधपुर में कई स्कूलों ने उन बच्चों के नाम पर भी पैसे ले लिए जो सालों पहले निजी विद्यालयों से नाम कटा सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे थे। 10-15 दिन ही पढ़ा। शाकिर के पिता फिरोज दिहाड़ी मजदूर हैं। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। इस उम्मीद से अपने बेटे का दाखिला सन सिटी स्कूल में कराया। स्कूल ने पैसे मांगे तो मजबूर होकर फिरोज ने बेटे शाकिर का नाम प्राइवेट से कटवाकर उसे सरकारी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। स्कूल ने शाकिर को पढ़ने भी नहीं दिया और उसके हिस्से का सरकारी पैसा भी वसूलता रहा। बच्चे को पहले नागौरगढ़ भर्ती कराया था, मैं 15-20 दिन के लिए पढ़ाया था मैंने। फिर मेरे वो पैसे लगने लग गए थे। पहले फ्री को बोला मेरे को, फिर किताबें कॉपी भाई वगैरह इनके टेम्पो के किराए लेते थे। फिर मैंने मना कर दिया, छुड़ा दिया। अब 2.5-3 साल हो गया बच्चे जो है मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया सरकारी स्कूल में। ठीक ऐसा ही निशा के साथ भी हुआ। निशा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की छात्रा है।
1 महीने के लिए SR आदर्श नाम के निजी स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन फिर वापस सरकारी स्कूल आ गई। SR आदर्श अब भी निशा के हिस्से का पैसा विभाग से ले रहा है। हम 8 बहनें हैं। मेरे पापा ट्रक बॉडी कैबिन बनाते हैं और मेरी बहन निशा वो यहाँ पे 4th से क्लास से पढ़ रही है। पहले ऐसा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती थी। हम 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो निशा जहांगीर बच्ची है, इस बच्ची ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया था क्लास 4th में शपथ पत्र के आधार पर। फिर ये बच्ची हमारे यहाँ कंटिन्यू यहीं पढ़ती रही थी और 7वीं क्लास में जब ये बच्ची आई तो इस बच्ची ने यहाँ से ये TC लेके चली गई। फिर इस बच्ची ने एडमिशन लिया प्रताप नगर स्कूल में। प्रताप नगर स्कूल में बच्ची महीने भर वहाँ पे पढ़ी। इस बच्ची को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, जो भी इसका कारण था। फिर ये बच्ची पुनः वापस TC लेकर हमारे स्कूल में वर्तमान में अध्ययनरत है कक्षा 7 में। जो डिपार्टमेंट से आते हैं वो आई थी टीम ने बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे और चेक करने पर ये विदित हो गया था कि भाई इसका जो जहाँ भी नाम चल रहा है वो फर्जी नाम चल रहा है। अच्छा। इसकी मम्मी ऐसा केवल निशा और साकिर के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि हजारों बच्चों के साथ हुआ है। जांच के दायरे में 400 से ज्यादा निजी स्कूल हैं जिसकी जांच करवाई जा रही है। वही विभाग के वो अधिकारी भी इस जांच में जिम्मेवार है जो हर साल स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए जाते थे। अब शिक्षा विभाग इसकी जांच करवाकर उनसे रिकवरी वसूल करेगा। 2.8 के हिसाब से ये प्राइवेट स्कूल है। जांच में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कुछ विद्यालय द्वारा जो विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत थे, लेकिन पहले जब उनका प्रवेश RT के अंतर्गत निजी विद्यालय में हुआ था, उस प्रवेश को नहीं हटा करके उनका नाम नियमित रखा और RT की पुनर्भरण की राशि ली गई। इसे हम पूरी गंभीरता के साथ जांच करवा रहे हैं और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनका पूरा विश्लेषण करके निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में हम इसकी सूचना भिजवा रहे हैं। सबको समान शिक्षा देने के उद्देश्य से 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया था, लेकिन स्कूलों की इस फर्जीवाड़े की वजह से निशा और शाकिर जैसे बच्चों के लिए अभी भी अधिकार के साथ शिक्षा लेना दूर की कौड़ी ही दिखती है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ, जयपुर से सोमू आनंद, NDTV। अगर बहन अपने भाई को किडनी दान कर दे तो क्या ये तलाक का मुद्दा हो सकता है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाली एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पति को जब ये मालूम हुआ कि उस महिला ने अपने भाई के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी को दान किया है तो वो नाराज हो गया। और क्योंकि इसलिए नाराज हुआ कि उसने अपने भाई से किडनी के बदले पैसे नहीं मांगे थे और फिर पति ने उसे तलाक दे दिया। इसी मुद्दे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में 3 तलाक पर बैन लग चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाली तरन्नुम के भाई का इलाज मुंबई के जसलोक अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों ने जिंदगी बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। भाई की जान बचाने के लिए तरन्नुम ने अपनी किडनी दान करने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद सऊदी अरब में रह रहे तरन्नुम के पति ने तरन्नुम को अपने भाई से 40 लाख रुपए लेने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये देखते ही तरन्नुम के पति ने उसे व्हाट्सएप पर ही 3 बार तलाक का मैसेज भेजकर 25 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। ऑपरेशन हुआ, किडनी का मामला खराब होगा, वो मुझसे बोला कि अपने भाई को जान बचा लो। मैंने बोला ठीक है, मुझे रहम आ गया, मैंने जान बचा लो अपने भाई को। तो ये मुझसे बोला कि 40 लाख रुपए मोहम्मद हफीज 40 लाख रुपए दो। तो मैंने बोला कितनी मैं दी, तुम तो नहीं दिया, 40 लाख रुपए मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी। ये वजह था मुझे तलाक दे दिया। व्हाट्सएप पर 3 तलाक मिलने के बाद तरन्नुम को ससुराल में भी नहीं रहने दिया गया। अपने ही घर से निकाले जाने के बाद वो मायके आ गई और धानेपुर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। धानेपुर थाने का मामला, जिसमें वादिनी ने एक शाहिदी दी है कि उसका पति सऊदी अरब में रहता है, वहां से उसने व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक दिया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ऐसी घटना से साफ है कि 3 तलाक भले ही अब अपराध बन गया हो, लेकिन अब भी 3 शब्दों में एक महिला के विश्वास को, जीने की आस को तोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अनुराग सिंह के साथ तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के मुताबिक ऑर्गन डोनेशन के लिए करीबी रिश्तेदार ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति या पत्नी, नाती पोते आदि। और जो रिश्तेदार या करीबी नहीं हैं वो अंग दान के लिए तैयार हैं, उनसे पहले सभी कागज़ मांगे जाते हैं ताकि जांच हो सके, ताकि किसी प्रकार के पैसों के लेन देन पर नज़र रहे। देश में अंगदान की कोई कमर्शियल डीलिंग नहीं हो सकती, चाहे अंगदान करने वाला रिश्तेदार हो या नहीं। उधर हरियाणा के करनाल में अब लड़कियों को एक खास ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां महिला ड्रोन पायलट्स तैयार हो रही हैं। पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। ये महिला पायलट्स कृषि, रिसर्च, डेवलपमेंट, मेडिकल और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करेंगी। देखिए हरियाणा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल की शुरुआत की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो महिलाओं को ड्रोन पायलट बना रहा है। करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड सर्विलेंस सेंटर पर प्रदेश के 10 जिलों से चुनी गई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और डेटा एनालिसिस करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के अधिकारी गिरिराज पुनिया ने बताया कि ड्रोन तकनीक को महिलाओं के साथ जोड़ा गया है। पहले 2 दिन हम इनकी ग्राउंड क्लासेस लेते हैं। ग्राउंड क्लासेस खत्म करने के बाद हम इनका एग्जाम लेते हैं। जो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं उनको हम सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। तो अभी हमने एग्जाम कंडक्ट कर लिया है। इस रिजल्ट के बेस पे हम जो पास हुए हैं मेरिट के हिसाब से उनको सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। आज वो सिमुलेटर फ्लाइंग करेंगे, कल सवेरे सिमुलेटर फ्लाइंग करेंगे। जो सिमुलेटर फ्लाइंग में पास होंगे वो फ्लाइंग के लिए आगे जाएंगे। इतने में जो पीछे जो थोड़े बच्चे रह गए थे वो सिमुलेटर तब तक वो दोबारा अपना रिवीजन करके सिमुलेटर पे आ जाएंगे। वो सिमुलेटर पास करके फिर वो फ्लाइंग पे जाएंगे। तब तक पहले वाले फ्लाइंग पास खत्म कर चुके होंगे तो उनका फ्लाइंग का एग्जाम होगा। सो मतलब ये ट्रेनिंग जो है 3 फेजेस में। पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए आई महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल खेती में कैसे बढ़ेगा इस पर काम करेंगी। वहीं सिविल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से जुड़ी युवतियां ड्रोन का इस्तेमाल निर्माण, पावर लाइन मॉनिटरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करेंगे। प्रदेश के 10 जिलों से प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं ने भी बताया कि वो अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग करना चाहती हैं और ड्रोन तकनीक में वे पुरुषों से पीछे नहीं हैं। मेरा ये मानना, महिलाएं किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं। एक ड्रोन ऐसा है कि एग्रीकल्चर से हमारी एक भूमिका जुड़ी रहती है कहीं न कहीं। पुरुष के साथ हमारा एक अंग खेतीबाड़ी में जुड़ा होता है। तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। यंग जनरेशन के लिए हमारी बहनें आगे आकर ड्रोन से अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं। महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक महिला के साथ जुड़ के काम करेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सर ये मतलब हर वुमेन्स के लिए बहुत फील्ड में बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है, बिकॉज़ हम लोग एज अ रिसर्च डेवलपमेंट भी इसको एज अपनी फील्ड देख सकते हैं। और हम लोग हर फील्ड में एक बहुत एम्पावरमेंट के लिए कह रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो हर फील्ड में वुमेन्स एम्पावर्ड हैं। हम ड्रोन में भी इसको इसी तरीके से देखेंगे एंड रिसर्च में हम अपना आगे चीज़ों को लेके जाएंगे। तो मैं इतनी छोटी एज में हूँ, सबसे पहले तो मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मेरे करियर में भी जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो उसमें भी जैसे सर्वेइंग होती है तो हम लैंड सर्वे कर सकते हैं इसमें, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं इसमें। ड्रोन का प्रयोग आने वाले समय में कृषि के अलावा सुरक्षा, जांच और अनुसंधान, निर्माण कार्य, चिकित्सा सेवाओं और डिजास्टर मैनेजमेंट सहित कई क्षेत्रों में होगा। संस्थान के कृषि और ड्रोन एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बताया कि ड्रोन के प्रयोग में महिलाओं की भूमिका बेहद मुख्य होने वाली है। इस कोर्स की जो यूनिकनेस है वो ये है कि अभी तक हम मानते हैं कि महिलाओं का कृषि में योगदान उतना अधिक नहीं है जितना पुरुषों का है। तो इसके अंदर हमने इस कोर्स को ऐसा डिजाइन किया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम तो रहेगा DGCA नॉर्म्स के हिसाब से, और 10 दिन का जो हमने कार्यक्रम, जैसे सीओ साहब ने बताया कि एप्लीकेशन की बड़ी अहम भूमिका है, उसके ऊपर कराएंगे कि किस तरह से जो एग्री इनपुट हैं, जैसे खाद हैं, दवाइयाँ हैं या आपके अदर एग्रो इनपुट्स हैं, उनका इस्तेमाल ड्रोन से कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। महिलाएं ड्रोन उड़ाने के अलावा उससे जो डेटा जमा होगा उसका विश्लेषण,
ड्रोन की सर्विस और डेटा आधारित रिसर्च और रिपोर्ट तैयार करने का काम भी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो पहले बैच में ट्रेनिंग के लिए महिलाएं आई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं खेती में काम करेंगी और ड्रोन का इस्तेमाल करेंगी। खेती में तेजी से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ड्रोन के जरिए किया जा रहा है कीटनाशक का छिड़काव भी, और ड्रोन से 10 से 15 मिनट में हो जाता है 1 एकड़ फसल में ये छिड़काव। हमारा भारत में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे है मणिपुर में नहीं है क्रिसमस की रौनक। आप देख रहे हैं हमारा भारत। सोमवार को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाएगा। ऐसे में मणिपुर में इस बार रौनक कम दिख रही है। वहां पर क्या हलचल रही और कितनी कम रही इस बार की रौनक, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखें। मणिपुर के राहत शिविरों में पिछले करीब 8 महीनों से रहने वाले सैकड़ों लोगों के लिए इस साल क्रिसमस वो खुशियां लेकर नहीं आएगा जो हर त्योहार में उनका हिस्सा होती थी। इनमें से बहुत से लोग तो अभी तक अपने चहेतों को दफना रहे हैं। इस बार क्रिसमस बहुत फीका होगा। बस गिरजाघर की प्रार्थना होगी, ना तो गाने होंगे, ना ही साथ बैठकर दावतें होंगी। हम बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। हमारा गिरजा, हमारा घर जलाए जा चुका है। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से हम नहीं मिल पाएंगे। सभी दूर दूर हैं। हिंसा का असर मणिपुर की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और क्रिसमस की खरीदारी भी मंदी है। मार्केट इज वेरी डाउन नाउडेज। क्रिसमस की खरीदारी ही नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। बहुतों को कोई वेतन ही नहीं मिल रहा। मणिपुर के चुराचांदपुर में इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने लोगों को ये सलाह दी है कि इस बार कोई भी बड़े समारोह का आयोजन क्रिसमस में ना करें। गिरजाघरों में प्रार्थना सभा हो, मगर इसके अलावा लोग दूसरे किसी भी तरह के समारोह से दूर रहें। मैतेई समेत इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुत से ईसाइयों ने इस साल के हालात देखते हुए और राहत शिविरों में रहने वालों के लिए समर्थन के तौर पर त्योहार का जश्न न मनाने का फैसला किया है। यहाँ पर भी क्रिसमस वाली बिक्री पर असर पड़ा है। पिछली बार शानदार बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। इस बार हमने लोगों से कहा है कि आपस में मिलकर त्योहार मनाएं और ऐसों को भी त्योहार मनाने में मदद करें जो इस संकट में हाशिए पर छूट गए हैं। इस क्रिसमस में मणिपुर को अगर किसी तोहफे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अमन की है। चुराचांदपुर में के मंगते और इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।